अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं इस सरकार के। 2024 में निजाम बदलने जा रहा है, हुकूमत बदलने जा रही है और हुकूमत बदलेगी तो नाना पटोले साहब ने आपसे वादा किया है, मैं भी आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके लिए अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, तो लड़ करके भिवंडी के लोगों के लिए वो तमाम चीजें मुहैया करवाई जाएंगी जो इस उद्योग को सहारा देंगी। जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी साहब आए और धूम मचा कर चले गए। देखिए उन्होंने क्या कहा इस वीडियो के आखिर तक। वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है, 70 साल का हिसाब मांगती है। वो पिछले दिनों पार्लियामेंट में सामने नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर के बोल रहे थे, हम लोग इस तरफ बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा बताइए 70 साल में आपने क्या किया। तब तक खड़गे जी पलटे बोले मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये है भाजपा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं। महाराष्ट्र वालों, ये वो स्टेट है, हमने पिछले 4 दिन से खबरें सुनी कि नांदेड़ में कितनी सारी मौतें हो गई, औरंगाबाद में कितनी सारी मौतें हो गई। ये वही स्टेट है जहां विधायक खरीदने के पैसे हैं लेकिन दवाएं खरीदने के पैसे नहीं है सरकार के पास। डीजल की कीमत रही सैकड़ा मां, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दुश्वारियां कई हैं। बिजली के बिल के बारे में टोरेंट कंपनी ने जिस तरह से आप लोगों को सताया हुआ है, उसके बारे में अभी नाना पटोले साहब ने विस्तार से बात की और उन्होंने जो वायदे किए हैं वो कांग्रेस पार्टी का वादा है, नरेंद्र मोदी जी के जुमलों की तरह वादा नहीं है हमारा। हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, हम जो नारे देते हैं उसे पूरा करते हैं। आप याद करिए कि पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी के समंदर के साहिल पर खड़ा हुआ एक शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, उसने एक नारा दिया और यह कहा कि हम भारत जोड़ने निकल रहे हैं और हमारा नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। वो जब उस नारे के साथ आगे बढ़े, मैं गवाह हूं उस लम्हे का, नाना पटोले साहब गवाह हैं उस लम्हे के, ये वहां मौजूद थे कि जब हम समंदर के किनारे खड़े थे तो हम खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ये 4000 किलोमीटर का पैदल सफर तय कैसे होगा। लेकिन भिवंडी वालों, जब वो काफिला चला जो मोहब्बतों का काफिला था, तो फिर तमिलनाडु से केरल, केरल से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से महाराष्ट्र होता हुआ यह काफिला कश्मीर तक जब पहुंचा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी जो रोज राहुल गांधी के बारे में सुबह शाम व्हाट्सएप पर कचरा परोसती रहती है, लोगों के जहनों में राहुल गांधी के खिलाफ नफरत परोसती रहती है, उस भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे थे राहुल जी पर बात करने के लिए। वो बात किस पर कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर क्या पोस्ट किया गया? राहुल गांधी की टी शर्ट पोस्ट की गई और उसका रेट पता कर रहे थे भाजपा वाले। यात्रा और आगे बढ़ी तो फिर क्या कि राहुल गांधी के दाढ़ी के बाल तो सद्दाम हुसैन से मिलते हैं, उनकी दाढ़ी में कितने बाल हैं, दाढ़ी के बाल गिन रहे थे। लेकिन वो शख्स चला तो अकेला था। लिबास क्या था? एक सफेद कलर की टी शर्ट और एक ट्राउजर और एक जूता। लेकिन आप यकीन करें भिवंडी वालों कि उस शख्स की सादगी में, उस शख्स की जिद में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत थी कि जैसे जैसे वो काफिला आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लग रहा था कि हां, मुल्क में नफरतें कम हो रही हैं। मैं गवाह रहा हूं उस यात्रा का और हमने इस सम्मेलन का नाम भारत जोड़ो इसीलिए रखा क्योंकि मैं उन लम्हों का गवाह रहा हूं
मुझे याद है कि जब यात्रा कर्नाटक में थी, मांड्या एक जगह है, बेल्लारी और मांड्या के बीच में थी यात्रा, तो मैं एक ऐसा वाकया सुनाता हूं कि एक 80-82 साल की बुजुर्ग अम्मा उस यात्रा के जिधर से गुजर रही थी उस सड़क पर खड़ी थी। लाखों का हुजूम था राहुल गांधी के साथ। उन्होंने अपने हाथ में खीरा ले रखा था, खीरा ककड़ी जो आप खाते हैं, हम आप खाते हैं, उनके हाथ में 2-3 खीरा था। तो वहां के जो लोकल पत्रकार थे, जो वहां की जबान में, उनसे उन्होंने सवाल पूछा कि अम्मा आप इस यात्रा में क्या करने आई हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं राहुल गांधी को देखने आई हूं और उसके लिए खीरा लेकर के आई हूं। मैं चश्मदीद हूं उन लम्हों का, इसलिए ये बात आपको बता रहा हूं। तो लोगों ने पूछा कि खीरा लाने का क्या मतलब है? तो उस अम्मा ने कहा कि बेटा इसकी दादी ने, यानी कि इंदिरा गांधी ने जब भूमि सुधार कानून लागू किया था तो मुझे एक टुकड़ा जमीन मिली थी, ये खीरा उसी जमीन का है, मैं उसको देने के लिए लाई। हमने वो लम्हे देखे इस यात्रा के दौरान, और 4.5 महीने बाद 4000 किलोमीटर का सफर तय करके यात्रा जब कश्मीर पहुंची तो वो नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादा है, राजकुमार है, अमित शाह जी कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं। मैं आज यहां खड़ा होकर के उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप जिसे शहजादा कहते थे, आप जिसे राजकुमार कहते थे, उसने एक टी-शर्ट में हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फांकी हिंदुस्तान के लोगों का दर्द समझने के लिए। और आप क्या करते रहे? आप 10 लाख का सूट पहन करके अपने उद्योगपति दोस्तों को गले लगाते रहे। आज इस देश में जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। मणिपुर में पिछले 4 महीने से सैकड़ों लोग मारे गए हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन बोल कौन रहा है? वहां उनके आंसू पोंछने के लिए कौन गया? राहुल गांधी। प्रधानमंत्री जी नहीं गए। ट्रक ड्राइवरों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, फर्नीचर बनाने वाले लकड़ी के कारोबारियों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, किसानों के साथ धान रोपते हुए राहुल गांधी खड़े हैं। यह है राहुल गांधी के भारत जोड़ने का मिशन, और उस मिशन के साथ मैं यहां पर आपसे खड़ा हूं। हम नारे, झूठे नारे नहीं देते, हम जुमले नहीं देते। भाजपा ने नारा क्या दिया? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है ये नारा? और हालत क्या हो गई कि जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर था वो 1200 का कर दिया, जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए का था वो 100 रुपए का कर दिया, आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, यहां तक कि पेंसिल तक पर जीएसटी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो सरकारें हैं कि जो अपनी आइडियोलॉजी की फिल्मों पर टैक्स माफ करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। और कल उन्होंने क्या किया? अपने ट्विटर हैंडल पर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी का एक पोस्टर लोड किया और उसमें 10 सर लगाए और यह लिखा कि राहुल गांधी तो रावण है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि नहीं, राहुल गांधी के 10 सर नहीं है, राहुल गांधी के तो सिर्फ एक सर है जिसमें मोहब्बत भरी हुई है, जिसमें जोड़ने की ताकत भरी हुई है। ये जो पोस्टर आपने जारी किया है, दरअसल ये आपकी सोच है। आप एक सर से महंगाई बढ़ा रहे हैं, एक सर से उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, एक सर से गरीबों को लूट रहे हैं। इतने सारे जो सर हैं दरअसल वो आपके हैं, राहुल गांधी के नहीं है। भिवंडी वालों, मैं यहां आपके सामने खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं कि ये जो बुनकरों का मुद्दा है ये बहुत जरूरी मुद्दा है। इस सरकार ने पिछले 7, 8, 9 साल में बड़ी साजिश करके आपके हाथ में जो छोटे छोटे कारोबार थे उनको प्लान करके बर्बाद किया। चाहे बुनकर उद्योग हो, चाहे सहारनपुर का लकड़ी का काम हो, चाहे मुरादाबाद का पीतल का काम हो, या फिर रामपुर का ताले का कारोबार हो, या अलीगढ़ का ताले का और रामपुर का चाकू का कारोबार हो। इन तमाम कारोबार जो आपके हाथ में थे,
जिनकी वजहों से आप अपने हाथ के हुनर से 4 पैसा कमाते थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था आपको, उन तमाम उद्योगों को प्लान करके, साजिश करके बर्बाद किया इस हुकूमत ने। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं 2024 में निजाम बदलने जा रहा है, हुकूमत बदलने जा रही है, और हुकूमत बदलेगी तो नाना पटोले साहब ने आपसे वादा किया है, मैं भी आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके लिए अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, तो लड़ करके भिवंडी के लोगों के लिए वो तमाम चीजें मुहैया करवाई जाएंगी। भिवंडी वालों, मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मैं दिल्ली से आया हूं और आपने देखा होगा कि हाकिम इस बीच कुछ ज्यादा ही परेशान है। इसी वजह से कलमकारों के, पत्रकारों के घरों पे छापे पड़ रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। देश चुप है। पिछले दिनों जब इंडिया अलायंस ने 14 एंकरों को बॉयकॉट किया तो बहुत लोगों ने हो हल्ला मचाया कि कांग्रेस पार्टी तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानती है। मुझसे एक मीडिया के इंटरव्यू में लोगों ने पूछा कि आप क्या बोलेंगे इमरान साहब, आप तो शायर हैं, आप तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, एंकरों को बॉयकॉट किया गया है, आप क्या बोलेंगे? मैंने एक बड़ी पते की बात कही। मैंने उनसे कहा, मेरे भाई, अगर पत्रकारों को सरकार बैन करे तो यह पत्रकारों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए थी, लेकिन अगर एंकरों को विपक्ष बैन कर रहा है तो फिर यह आपके लिए सोचने का मकाम है कि आप कौन सा एजेंडा चला रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आपको एक काम और करना पड़ेगा कि एंकर और पत्रकार के बीच का फर्क भी समझना पड़ेगा। ये टीवी चैनलों पर अपने स्टूडियो में बैठ करके मुर्गा लड़ाने वाले लोग दरअसल ये पत्रकार नहीं है। बिल्कुल आपने देखा होगा ना, जो टीवी के डिबेट होते हैं, शो होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अवध के नवाब बैठे हैं और कई मुर्गे रखे गए हैं और वो आपस में मुर्गा लड़ा रहे हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस फॉर्म होने के बाद जो माहौल पूरे देश में बना है, उसने ये तय कर दिया है कि निजाम बदलने जा रहा है। ये सरकार जाने वाली है। यहां पर हमारे अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथी भी बैठे हैं, निजामुद्दीन राइन साहब बैठे हैं, जीनल गाला जी बैठी हैं, आकेश शादर जी बैठे हैं, अब्दुल रिजवी जी बैठे हैं, नासिर साहब बैठे हैं, लीगल सेल के तौसीफ अंसारी साहब बैठे हैं। मैं इन सब की मौजूदगी में भिवंडी वालों आपसे एक बात कह रहा हूं कि एक मुश्किल दौर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे? कभी वसीम साहब ने कहा था कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज घर को बचाने की बात आ गई है। एक तरफ हुकूमत का एक बुलडोजर है जो निहत्थे लोगों के घरों को कुचल रहा है, मजलूमों के घरों को कुचल रहा है, और एक तरफ हाकिम बैठा है जो हंस रहा है। उसको गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसके चंद उद्योगपति दोस्त हैं और वो चाहता है कि बस दोस्तों का कारोबार चलता रहे, जनता भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं है। इस देश को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आगे लेकर के जा सकती है, और वो विजन, वो सोच राहुल गांधी में दिखाई पड़ती है। मुझे अच्छा लगा कि जब मैं भिवंडी से कल्याण नाके से मुड़ा तो सैकड़ों साथियों ने, नौजवान साथियों ने रिसीव किया। भिवंडी बहुत जिंदा दिल लोगों का शहर है और मैं जानता हूं कि इसमें हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग हैं, हमारे गांव के बहुत सारे लोग हैं, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के बाकी जो इलाके हैं, बिहार के इलाके हैं, झारखंड के इलाके हैं, वहां से बड़ी तादाद में यहां लोग बैठे हुए हैं। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूं, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूं। मेरे परदेसियों, सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूं। आज यहां खड़ा हूं, आपने मुझे बड़ा होते हुए देखा है, आपने मुझे पनपते हुए देखा है, आपकी दुआओं ने मुझे इमरान प्रतापगढ़ी बनाया है। अगर मैं इस देश की पार्लियामेंट में बैठा हूं तो मैं ये मानता हूं कि उसमें आपकी दुआएं शामिल हैं, शायद इसलिए बैठा हूं। खुदा को शायद कुछ काम लेना था, इसलिए उसने इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाया है।
लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं भिवंडी वालों कि यकीनन यह मुश्किल दौर है, यकीनन सरकार की साजिशें बहुत बड़ी हैं, हम सब निशाने पर हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जब भी नजर उठा करके देखेंगे तो ये पाएंगे कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं कभी चुप नहीं मिलूंगा आपको। यहां बड़ी तादाद में माएं बहनें बैठी हैं, मैं इनकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि सरकार की महंगाई की जो सबसे ज्यादा मार है वो आप झेलती हैं। आप सुबह जब रसोई में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में सरसों का तेल डालती हैं तो उसके साथ आपके आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि जो 70 रुपए का तेल था वो 200 रुपए पार हो गया। रसोई गैस जो 400 की थी वो 1200 की। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया भाई? उसके बाद 1200 रुपए करने के बाद फिर एक दिन ऐलान किया कि नहीं, हम 200 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि हम 200 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। मतलब पहले 400 से बढ़ा करके 1200 करो, यानी कि 800 रुपए लूटो, फिर 200 रुपए वापस कर दो। ये नया फलसफा है इस हुकूमत का। जब उन्होंने उस दिन ये ऐलान किया तो मुझे पुरानी एक बात याद आई कि एक बार चंबल में डाकुओं ने मुशायरा करवाया, बड़ा शानदार मुशायरा हुआ। मुशायरा जब खत्म हुआ तो सारे शायरों को जितना पेमेंट कहा था उससे भी बढ़ा बढ़ा करके 2-2 हजार दिया। सारे शायर बहुत खुश, उन्हें लगा कि यार जो सबसे लूटते हैं वो हमें दे रहे हैं। पेमेंट दे करके फिर बाइज्जत ले जाकर के चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया और कहा शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी शायरी सुनाई, अब आप अपने घर जाइए। सारे शायर बहुत खुश होकर के निकल रहे थे। जब 1-8 किलोमीटर आगे बढ़ गए तो फिर डाकू पलट के आए और जितना दिया था और पहले से जो बेचारों के पास था दोनों मिला करके लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लूटना ही था तो आपने मुझे दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई, वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, इसे तो करना ही पड़ेगा। यही हालत इस सरकार की है। ये पहले 800 बढ़ाएंगे, फिर आपसे कहेंगे कि ये 200 रुपए रख लीजिए। पहले ये आपसे लूटेंगे, फिर कहेंगे 200 रुपए रख लीजिए। और झूठ तो माशाल्लाह ऐसा बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी तो कमाल करते हैं। मतलब ऐसा झूठ बोलते हैं कि उनके झूठ बोलने का असर भाजपा के एक एक नेता पे हो गया है। महाराष्ट्र के एक विधायक जी, मंत्री जी गए किसी गांव में और उन्होंने कहा गांव वालों से कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं तुम्हारी समस्याएं दूर कर दूंगा। तो गांव वालों ने कहा मंत्री जी हमारी 2 समस्या है। बोले बताओ। बोले हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। मंत्री जी ने तुरंत फोन निकाला और पता नहीं किसको अपनी भाषा में क्या कुछ कहा और उसके बाद फोन रख के कहा चलो तुम्हारी पहली समस्या दूर हो गई, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा कि मंत्री जी यहाँ पे कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, अगर हो सके तो वो लगवा दें। तो ये है भाजपा, ये है भाजपा की हुकूमत। इस तरह से झूठ बोला जाता है। मेरे भाइयों भिवंडी वालों, मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं कि जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। 70 साल का हिसाब मांगती है। वो पिछले दिनों पार्लियामेंट में सामने नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर के बोल रहे थे, हम लोग इस तरफ बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा बताइए 70 साल में आपने क्या किया। तब तक खरगे जी पलटे, बोले मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये है भाजपा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं। महाराष्ट्र वालों, ये वो स्टेट है, हमने पिछले 4 दिन से खबरें सुनी कि नांदेड़ में कितनी सारी मौतें हो गई, औरंगाबाद में कितनी सारी मौतें हो गई। ये वही स्टेट है जहां विधायक खरीदने के पैसे हैं लेकिन दवाएं खरीदने के पैसे नहीं है सरकार के पास। ये वो सरकार है, कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी, कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक के बाद एक इंजन जोड़े जा रहे हैं।
लेकिन सिर्फ इंजन ही इंजन है, डब्बे नहीं है। डब्बे कब कट के बाहर चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 में जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी पूरे ताकत के साथ आएगी और आपके लिए वो करेगी जो आप तसव्वुर करते हैं, जो आप सोचते हैं। मैं आपके बीच में खड़ा हूं, बहुत सारी गुफ्तगू करना चाहता हूं, बहुत सारा भाषण देना चाहता हूं, लेकिन आपने भाषण बहुत सारा सुन भी लिया है, तो थोड़ी थोड़ी शायरी भी सुनाऊंगा। नहीं आप कहेंगे कि इसने सिर्फ भाषण सुना है। मैं सांसद तो हो गया हूं, लेकिन पहले तो शायर ही हूं, तो मेरा ख्याल है कि वो भी आपके साथ इंसाफ करना है। मुझे खुशी है कि इधर स्टेडियम की जो सीढ़ियां हैं उस पर लोग बैठे हैं, इधर भी जहां तक नजर जा रही है लोग हैं, पीछे जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग हैं, और मैं यहां खड़ा हूं और ये जो रोशनी है वो इतनी तेज है कि जो भी यहां खड़ा हो रहा है वो पसीने में नहा जा रहा है। रमेश सोज का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि वो मोहब्बत में निभाऊंगा। रशीद साहब ने यह कहा कि स्टेडियम की हालत बहुत खराब है, इसके लिए कुछ बजट दीजिए। अब रशीद साहब ने कहा है तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने सांसद निधि से इस स्टेडियम के लिए इतनी रकम दूं जिससे कम से कम ये स्टेडियम फिर से नौजवान साथियों के लिए खुल सके, यहां पर क्रिकेट हो सके, और साथ ही साथ यहां बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं, खवातीन बैठी हैं। मैं दो गुजारिश यहां करना चाहता हूं। भिवंडी बड़ी आबादी का शहर है, बड़ी तादाद में यहां खवातीन रहती हैं। अगली बार जब भी कोई जलसा हो, कोई इजलास हो, तो कम से कम स्टेज पर खवातीन की तादाद और हो, ये जरूर सोचा जाए, ये जरूर लागू किया जाए। दूसरी बात ये कि जब ये स्टेडियम खुले तो कम से कम एक वक्त ऐसा हो कि जब बाकायदा खवातीन के लिए वॉक करने के लिए या फिर उनके टहलने के लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाए, ताकि वो बेधड़क होकर के बिना किसी डर के इस स्टेडियम में आ सके, अपने बच्चों के साथ टहल सके, घूम सके, ये जरूर किया जाए। दूसरी एक बात मुझसे कही गई कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, मोमिन लाइब्रेरी, कुछ साथियों ने उसके लिए डिमांड की है, और मेरा ख्याल है कि वो मेरा पसंदीदा काम है। मैं मालेगांव गया तो वहां भी मैंने कहा कि आप लाइब्रेरी बनाइए, मैं लाइब्रेरी के लिए आपको बजट दूंगा। मोमिन लाइब्रेरी एक बहुत पुरानी, एक कदीमी लाइब्रेरी है, और उसको रिनोवेट करना हम सबका फर्ज है। उस लाइब्रेरी को बचा करके रखना, अपनी तहजीब को, अपनी परंपरा को, अपने ट्रेडिशन को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके रेनोवेशन में जो भी बजट लगेगा, मैं वादा कर रहा हूं कल परसों में मैं उसका बजट जो है वो जो जिम्मेदारान हैं उनको अपने फंड से मुहैया करा दूंगा, और मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसे रिनोवेट करिए, ताकि मैं एक बार फिर से आऊं उस लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ किताबें हों तो थोड़ा वक्त वहां पर गुजार सकूं। ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, बहुत कुछ सुनाने का मन है, लेकिन पहले एक छोटी सी नज्म आपको सुनाता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। हम मोहब्बत का पैगाम लेकर के आपके बीच में आए, लेकिन इस मोहब्बत के पैगाम के बीच में हमें हुकूमत से बात तो करनी पड़ती है, और जब हुकूमत से बात करनी पड़ती है तो मेरा मन करता है कि मैं उनसे जरूर मुखातिब हूं जिन्होंने नारा दिया था कि भाइयों बहनों, आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको बताना नहीं पड़ता कि किसके बारे में बात की जा रही है, आप समझ जाते हैं। मैं भी नाम नहीं लूंगा, बस आप समझते रहें इशारे इशारे में। उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं चौकीदार बन करके उसकी हिफाजत करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा।
भाइयों बहनों, बहुत महंगाई की मार, ये सब नारे आपने सुने थे ना? तो आइए मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। अब जाके लगा कि ये वही भिवंडी है जिसे मैंने 2011 में महसूस किया था। वही जोश, वही जिंदा दिली, वही ताकत, वही जज्बा। आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है, कहां सोया है चौकीदार। कि गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पिछले दिनों बहस खड़ी कर दी साहब ने, इंडिया भारत, ये जो लड़ाने का हुनर है वो किसी में नहीं है। अच्छा, अभी मैं नाना पटोले साहब से पूछूं कि भाऊ मुझे ये बताइए कि आपके साथ जो लोग पढ़ते थे वो एकाध उसमें से अभी हैं? तो नाना पटोले जी 2-4 लोगों के नाम बता देंगे कि हाँ मेरे साथ ये फला, मेरा दोस्त पढ़ता था, मेरे क्लास में ये था, मेरा क्लासमेट ये था। लेकिन साहब ने पॉलिटिकल एंटायर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आज तक पूरे भारत में एक आदमी भी ऐसा निकल के नहीं आया जो ये कहता हो कि मैंने साहब के साथ पढ़ाई की है। फिर वो कहेंगे कि मैंने वडनगर में चाय बेची है। मुझे पूरे भारत में एक भी आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि हाँ मैंने उनकी बेची हुई चाय खरीद के पी है। नहीं मिला कोई। मैं शायर हूं, मैं इशारे में बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। जो मिसरा है ना, पीछे तक लोग खड़े हैं। आप ये मत समझिए कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। आप ये जो पेड़ खड़े हैं, दरख्त है, उनके ओट से भी मैं आपको महसूस कर रहा हूं। अगले मिसरे पे मैं एक नाम लूंगा और आपके हाथ उठ जाएंगे। मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तमाम वो नारे याद करिए। एक नारा दिया था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो महंगाई का आलम तो ये है। दूसरा नारा क्या दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भिवंडी वालों, उस नारे की सच्चाई ये है कि हमारी आंखों ने कठुआ देखा जहां एक 6 साल की बच्ची आसिफा का बलात्कार हुआ तो बलात्कारियों के समर्थन में भाजपाइयों ने रैली निकाली। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बलात्कार के आरोप में सजा काट रहा है। उस नारे की सच्चाई यह है कि लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के, दीवार पर खड़े होकर के 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर भाषण दिया और उस भाषण के महज 2.5 घंटे बाद गुजरात में बहन बिल्किस के बलात्कारी न सिर्फ रिहा किए गए बल्कि उनको मालाएं पहनाई गई। यह है उस नारे की सच्चाई। उस नारे की सच्चाई यह है कि हमने हाथरस में रात के 2 बजे जबरदस्ती एक दलित बिटिया जिसके साथ बलात्कार हुआ उसकी लाश को जलाते हुए देखा। उस नारे की सच्चाई यह है कि ओलंपिक पदक लाने वाली हमारी पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए बैठी तो वहां से 200 मीटर दूर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी ने एक भी दिन उनकी चीखें नहीं सुनी
उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। यह है उनके नारे की सच्चाई। और अब उनके नारे की सच्चाई यह है कि हमारी आंखों ने वो मंजर देखा जिसे इंसानियत में कभी हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे, कि मणिपुर में न सिर्फ बेटियों के साथ बलात्कार हुआ बल्कि उनको बिना कपड़ों के हुजूम ने परेड करवाई। यह है उनके नारों की सच्चाई। भिवंडी वालों, उनके नारे कुछ और होते हैं, बातें कुछ और होती हैं। उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसकी सच्चाई यह है कि देश की राज्यसभा में 3 मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, एमजे अकबर, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम। जैसे ये नारा दिया उसके बाद तीनों कहां भेज दिए गए, कहां फेंक दिए गए, आप पता भी नहीं लगा सकते हैं। यह है उनके नारे की सच्चाई। यह है उनके नारे की सच्चाई कि प्रधानमंत्री जी भाषणों में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उधर तबरेज अंसारी, मिनहाज अंसारी, पहलू खान से लेकर के, जुनैद से लेकर के, रकबर से लेकर के, मोहम्मद उमर से लेकर के, अखलाक से लेकर के, न जाने कितने लोग सड़कों पर चलते हुए भीड़ के जरिए मार दिए जाते हैं और यह हुकूमत चुप रहती है। यह है उनके नारों की सच्चाई। ऐसे में एक शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, उसने कहा कि नहीं, मैं इस नफरत के खिलाफ खड़ा होऊंगा, डरूंगा नहीं। उसने नारा दिया कि डरो मत। और मैं महाराष्ट्र की सरजमीन को सलाम करूंगा कि कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा गई तो कश्मीर तक, लेकिन महाराष्ट्र ने जो इस्तकबाल किया, जो स्वागत किया, जो मोहब्बत उस यात्रा को दी है, चाहे वो नांदेड़ की रैली हो या शेगांव की रैली हो, वैसा मंजर पूरे हिंदुस्तान में हमने और कहीं नहीं देखा। मैं महाराष्ट्र कांग्रेस के एक साथियों को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि उस यात्रा का आपने इस तरह से स्वागत किया। मैंने तो उस समय एक डिबेट में बैठा, एक कॉन्क्लेव में, तो एक पत्रकार साहिबा ने मुझसे कहा कि इमरान साहब, आप इस यात्रा के साथ खड़े हैं, आप क्या सोचते हैं? मैंने कहा, यह किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। मैं खड़ा हूं गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, मैं चल रहा हूं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके, और आपकी दुआएं मुझे ताकत दे रही हैं। और आपकी ये दुआएं रही तो मैं अलग ऐलान ये कहता रहूंगा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। नया गांधी आपके सामने है, जो इस दौर का गांधी है, जो बिना डरे भारत को जोड़ रहा है और लगातार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा है। वो दुकान पहले हिमाचल प्रदेश में खुली, फिर कर्नाटका में शोरूम खुला, और अब मैं यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के चुनाव हैं। आप देखना कि इन चारों राज्यों में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बड़े बड़े शोरूम इन राज्यों में भी खुलने जा रहे हैं। इसीलिए घबराए हुए नरेंद्र मोदी जी शिगुफा दे रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्योंकि वो जानते हैं कि जब इन 4 राज्यों के नतीजे आएंगे तो जो देश में माहौल बनेगा, उसके बाद तो पूरे देश में लोकसभा के लिए राहुल गांधी के नाम की आंधी चलेगी। और महाराष्ट्र वालों, आपके यहाँ के जो इंटरनल सर्वे आए हैं वो तो कमाल हैं। 48 सीट में क्लीन स्वीप करने जा रही है यहां पर महाविकास अघाड़ी। कांग्रेस आगे बढ़ करके उसको लीड कर रही है। मैं लगातार राहुल जी के साथ उनके इस मिशन में खड़ा हूं। जब कर्नाटक में मोहब्बत का शोरूम खुला तो मैंने एक नज्म कही थी, मैं वो आपको सुनाता हूं। हाँ, सुनाता हूं। आप जब नीचे से इरशाद कहते हैं तो अच्छा लगता है, वही उतना सुनने के लिए मैं एक लम्हे के लिए रुक गया था कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। पहला बंद पढ़ता हूं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अगला जो मिसरा है वो अगर लगे कि हाँ बहुत सलीके से बात कही गई है तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर अपने
बड़े से महल में बैठे हुए इस मुल्क के हाकिम तक जाएगा, मैं जानता हूं। मैं यहां से वहां तक पुकारता हूं आपको कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। कि उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मुहब्बत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मुहब्बत जीत गई कर्नाटक में। और ये जो डराना चाहते हैं, हम तो उनसे कह रहे हैं, आप यहां बैठे हैं, कई ऐसे मौके आए जब 6-7 फीट की दूरी पर प्रधानमंत्री जी खड़े होकर भाषण देते हैं और इधर 6-7 फीट की दूरी पर हम लोग खड़े रहते हैं। एक दिन तो ऐसा भी था कि प्रधानमंत्री जी उधर भाषण दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इधर 6 फीट की दूरी पर खड़े होकर के हम कह रहे थे कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। हम लगातार नारे लगा रहे थे और हम ये कह रहे थे कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जब लोगों में मोहब्बत थी, आज एक डर का माहौल है, डराया जा रहा है। कहीं एजेंसियों के जरिए, कहीं पुलिस के जरिए, कहीं अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ये साजिश ये हुकूमत हमें डराना चाहती है। लेकिन मैं राहुल गांधी के सिपाही की हैसियत से यहां खड़ा हूं और कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने एक नारा दिया कि डरो मत। मैं उसे एक नज्म बना करके आपके सामने रखता हूं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो। अभी तक जो कुछ था वो सब सियासत थी, अब जो पढ़ रहा हूं वो शायरी है, और शायरी है तो फिर आप शायरी की तरह सुनेंगे, मुझे पूरा यकीन है। एक बार मुझे बताइए कि आप नज्म सुनने के लिए तैयार हैं? कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। भिवंडी वालों तैयार रहना अगले मिसरे के लिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? तो ईमान बोल रहा है कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। पहला बंद पढ़ता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। क्या खूबसूरत माहौल था। नाना पटोले साहब माइक पर आए, 2 लफ्ज उन्होंने बोला और उधर अजान शुरू हुई और वो उसी खामोशी के साथ खड़े रहे।
और बाद में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो ये कहा कि ये शुभ संकेत है, ये अच्छी बात है कि मैंने इधर बोलना शुरू किया, उधर अजान शुरू हुआ। ये है हमारा भारत, ये है हमारा हिंदुस्तान, जिसे कुछ ताकतें चाहती हैं कि बंट जाए, अलग अलग हो जाए, लोग बंट जाएं, एक दूसरे का सम्मान न करें। नहीं, हमारे पुरखों ने बड़ा खून पसीना देकर के इस मुल्क को सजाया है, संवारा है। मेरे भाई, अब हालात क्या हो गए हैं कि जो गाली चौराहों पर दी जाती थी वो देश की पार्लियामेंट में दी जाने लगी है। हालात यहां आ गए हैं, लेकिन डरना नहीं है, बल्कि अलग ऐलान ये कहना है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। ये जो तीन रंग है हमारे सर पर, हरा सफेद केसरिया, ये तीनों रंग आप देखिएगा और मेरे ये मिसरे सुनिएगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अगले जो 7, 8, 9, 10 मिनट बचे हैं, मैं आखिर में एक नज्म आपको सुना करके आपसे विदा लूंगा। एक नज्म जो इन दिनों में मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं वो आपको सुनाता हूँ। उस नज्म का उन्वान है लाल किला। इस बीच पूरे मुल्क में एक माहौल बनाया गया है, कभी ये नाम बदल दो, कभी वो नाम बदल दो, कभी कुछ कर दो, काम कुछ मत करो, बस या तो अपने नाम का ठप्पा लगाओ या नाम बदल दो। मैंने एक नज्म कही, मैं अगले 7-8 मिनट में आपसे विदा लूंगा उस नज्म को सुना करके। मैं एक बार फिर से आपकी मोहब्बत को सलाम करूंगा भिवंडी वालों। आपने जो शानदार इस्तकबाल किया, जो दुआएं दी, जो मोहब्बतें दी, उसके लिए एक बार फिर से आप सारे लोगों को बहुत सलाम। और बुनकर भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो लड़ाई है बुनकरों की वो बहुत बड़ी है, और ये लड़ाई हम सिर्फ आज भिवंडी में भाषण देकर के नहीं छोड़ेंगे, इस लड़ाई को लेकर के पूरे मुल्क में जाएंगे। और आपने 2024 में हमारी सरकार बनाई तो हम आपसे वादा करते हैं कि जो कैपिटल सब्सिडी 30% दी जा रही थी उसे फिर से रिस्टोर की जाएगी, उसे बहाल किया जाएगा। और बिजली की जो समस्या है वह सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए, उस समस्या को भी दूर किया जाएगा। मैं आखिर में नज्म सुना के आपसे विदा लेता हूं। मैं लाल किला हूं। जब मैं दिल्ली में कभी गाड़ी लेकर के निकलता हूं और उस इमारत के इर्द गिर्द घूमता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं। उन दीवारों का दर्द सुनता हूं और उसे एक नज्म में ढालने की कोशिश करता हूं। जो लोग जहां भी खड़े हैं एक बार मुझे ताली बजा करके इस नज्म के लिए माहौल दें। मैं अगले 6-7 मिनट में आपको ये नज्म सुना के सफर तमाम करता हूं। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। थोड़ा सा और जिंदगी के साथ आपको इसे सुनना पड़ेगा। मैं फिर से इसका मुखड़ा पढ़ता हूं। मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब पहला बंद सुनना। इमरान का तेवर बोले तो मुझे बताना, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख
लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, सुन के बताना उसे। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं मैं। लाल किला लाल किला लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। ये बंद सुनिएगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। और आखिरी बंद पे आपकी दुआएं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब वो साथी जो बैठे हैं और वो साथी जो खड़े हैं, सबको पुकारता हूं अगले मिसरे में। आपकी धड़कनों की तर्जुमानी हुई हो तो भिवंडी वालों मुझे दुआओं के साथ विदा करना। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और जो अगला मिसरा है वो अब पुकारता है आपको कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। तमाम बुनकर भाइयों की मोहब्बतों को सलाम। इंतजामिया कमेटी का बहुत शुक्रिया, खास तौर से अल्पसंख्यक विभाग महाराष्ट्र के तमाम साथियों को दिल से मुबारकबाद। बजात मिर्जा साहब और अहमद खान साहब, शमीम साहब, इन सारे साथियों ने जो प्रोग्राम को सजाया है, मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। और तमाम बुनकर भाइयों की तरफ से हुकूमत से कहना चाहता हूं कि हम आपके हैं, अपने हैं, इस देश के हैं। हमारे उस उद्योग के लिए सरकार सोचे, हमें सहारा दे। एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया। कहां आंसुओं की सौगात होगी,
नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया भिवंडी वालों, एक बार फिर से। और जो 2 वादे हैं इस स्टेडियम के लिए और लाइब्रेरी के लिए, जल्द से जल्द मैं अपनी सांसद निधि से उन दोनों वादों को पूरा करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये जब दोनों चीजें बन जाएंगी तो मैं फिर आपके बीच में आऊंगा और कोशिश करूंगा कि लाइब्रेरी में बैठूं और स्टेडियम में नौजवान साथियों के साथ क्रिकेट खेल सकूं। एक बार फिर से आप सबका बहुत शुक्रिया।